स्वागत और नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। दिस इज मी कुमार पंकज और क्रैकनाउ की धमाका क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। हम देख रहे हैं मध्यकालीन इतिहास और उसमें हम 4 क्लास पढ़ चुके हैं। आज होगी 5वीं। पहली 4 क्लासों में हमने देखा किस तरीके से मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत पे, फिर हमने देखा गुलाम वंश, उसके बाद हमने देखा खिलजी वंश। आज हम लोग देखेंगे तुगलक वंश। और ये महत्वपूर्ण वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, जीवन आसान हो जाएगा। अगर इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको देखिए ताकि क्रोनोलॉजी बनी रहे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज है तुगलक वंश, जिसकी समयावधि है 1320 से 1414 तक। संस्थापक हैं इसके गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। सो क्वेश्चन बनता है यहां से कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक का नाम याद रखेंगे। इनको गाजी मलिक भी कहा जाता है, ये नाम भी आपने याद रखना होगा। तुगलक वंश से एक क्वेश्चन और है जो बहुत महत्वपूर्ण बनता है, वो है सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है। सबसे लंबे समय तक ध्यान रखेंगे, सबसे लंबे समय तक अगर किसी वंश ने शासन किया है तो वो है तुगलक वंश। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दिल्ली सल्तनत में लंबे समय तक शासन किया सबसे, तो वो तुगलक वंश ने किया है। और हमने देखा सबसे कम समय तक शासन किया खिलजी वंश ने मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इतनी बात याद रखेंगे तो जीवन आसान रहेगा। उसके बाद तुगलक वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT। मोहम्मद बिन तुगलक को MBT भी पढ़ते हैं लोग शॉर्ट फॉर्म में। एम हो जाता है मोहम्मद, बिन हो जाता है बी, तुगलक हो जाता है टी। तो MBT या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ध्यान रखिएगा, कुछ फैक्ट्स जो आपसे सीधे सीधे पूछेगा। सबसे पहले सर्वाधिक विद्वान या शिक्षित, सबसे ज्यादा जितने भी सुल्तान हुए, जितने भी शहंशाह हुए, सबसे ज्यादा विद्वान कोई उनमें था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। सबसे ज्यादा शिक्षित था। और लेकिन उसके बावजूद भी इसके किए गए कार्यों, किए गए प्रयोगों के कारण इसको कहा जाता है बुद्धिमान मूर्ख। क्योंकि पढ़ा लिखा तो था लेकिन उसके साथ साथ इसके कार्य कुछ ऐसे रहे जिसके कारण इसको मूर्ख कहा गया। तो आपसे पूछ लेगा कौन सा ऐसा जो है सुल्तान था जिसको बुद्धिमान मूर्ख कहा गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। सर्वाधिक विद्वान है लेकिन उसके बाद भी मूर्ख है तो इसको कहा गया बुद्धिमान मूर्ख। इसके अब कार्य देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं मेरे लाल लालियो। मोहम्मद बिन तुगलक से एक क्वेश्चन बनता है, दीवाने अमीर को ही या दीवाने को ही किसने बनवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही, ठीक है, अमीर को ही विभाग की स्थापना की, जो कि कृषि विभाग था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? कृषि विभाग है अमीर को ही। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर को ही नाम का एक विभाग बनाया जो कृषि विभाग था। क्या था? कृषि विभाग था। क्वेश्चन यहां से बनता है प्रशासन से। हम अलग से भी जो है प्रशासन पढ़ेंगे पूरे सल्तनत काल का, किसने क्या कराया है, वो इकट्ठा एक जगह होगा। बट अभी हम जो है इंडिविजुअल भी पढ़ रहे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग इसने बनाया। आ जाइए आगे। एक और इसका महत्वपूर्ण कार्य जो चर्चा में है, इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जानते हैं और देवगिरी को एक और नाम से जानते हैं, कुब्बतुल इस्लाम। ठीक है, तो आपने देखा कि इल्तुतमिश किस तरीके से राजधानी को दिल्ली ले आया था लाहौर से, और दिल्ली से राजधानी ले गया दौलताबाद। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद या फिर देवगिरी, और देवगिरी को माना जाता है कुब्बतुल इस्लाम भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे राजधानी परिवर्तन के पीछे, बट वो हम डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स कवर करते हैं तो यहाँ हम नहीं देखेंगे उन सब चीजों को। 5 मुख्य योजनाएं बहुत फेमस हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसके कारण इसको कहा जाता रहा जो है बुद्धिमान मूर्ख। कौन सी 5 योजनाएं हैं? 5 मुख्य योजनाओं में 2 आब में कर वृद्धि कर दी, है ना, 2 आब में कर वृद्धि की जिस समय अकाल पड़ रहा था। सबसे पहली 5 मुख्य योजनाएं ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनेगा मेरे लाल लालियो। तो 2 आब में कर वृद्धि, पहली है 2 आब में कर वृद्धि। दूसरी है देवगिरी को राजधानी बनाना। हमने अभी देखा कि राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद ले गया था, ये दूसरी योजना थी। तीसरी थी सांकेतिक मुद्रा जारी करना, यानी टोकन मनी इसने जारी की, टोकन करेंसी इसने जारी की, और चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के कांसे के मिश्रित सिक्के जारी करना शुरू किया, जो कि बहुत गलत योजना बन गई थी। खुरासान पर आक्रमण, खुरासान पर आक्रमण किया और कराचिल की ओर अभियान किया।
तो ये इसके 5 मुख्य योजनाएं हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। एमबीटी की ये 5 योजनाएं, दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान, ये सब इसकी योजनाएं उल्टी पड़ गई थी। जब इसने दोआब में कर वृद्धि की, वहां अकाल पड़ गया तो लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। देवगिरी को राजधानी बनाया, वहां लेके गया राजधानी बनाने के लिए लोगों को दिल्ली से। आधे लोग तो गर्मी में जाते जाते ही भूखों प्यास से मर गए। फिर उधर वहां गया, वहां रहने के कुछ समय बाद इसे समझ आया कि विद्रोह होने लगे हैं और ये वहां से राजधानी नहीं चला सकता। वापस दिल्ली लेके आया राजधानी को। आते हुए कुछ लोग मर गए, कुछ वहीं रह गए। तो ये इसके 2 बहुत खतरनाक अभियान, जो मुख्य योजनाएं भले के लिए थी लेकिन उल्टी पड़ गई, किस्मत का जो है मारा था बेचारा। सांकेतिक मुद्रा जारी की इसने, क्योंकि चांदी की कमी हो गई थी उस समय, तो जो है पूरे विश्व में, तो इसने सांकेतिक मुद्रा जारी शुरू करना किया। लेकिन जैसे ही इसने सांकेतिक मुद्रा जारी की, लोगों ने घर घर में जो है मुद्राएं बनाना शुरू कर दिया। टकसाल खुल गई प्रत्येक घर में। तो उससे क्या हुआ कि जो मुद्राएं ये बना रहा था, लोगों ने घर में बनाना शुरू किया, मुद्रा का भंडार लग गया, तो दिक्कत हो गई थी। खुरासान पर आक्रमण किया, जो उल्टा पड़ गया। कराचिल की ओर अभियान किया, मौसम गलत था और उसमें इसके सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई। तो 5 मुख्य योजनाएं जो फेल हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसलिए इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया। दीनार, सोने के सिक्के चलाए इसने, सोने के सिक्के जारी किए, जिसको दीनार कहा गया। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीनारों को जारी किया, जिन सोने के सिक्के दीनार कहलाए। ये पूछ लेगा दीनार क्या थी, तो सोने के सिक्के थे मेरे लाल लालियों, ध्यान रखना है। पहला ऐसा जो है सुल्तान है जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग ले रहा है, पहला सुल्तान, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का, जिसने हिंदुओं के त्योहारों में भी भाग लिया बढ़ चढ़ के, और होली में इसने भाग लिया, होली में पार्टिसिपेट किया। ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत महत्वपूर्ण शासक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इसके समय में एक यात्री आया मोरक्को का, जिससे क्वेश्चन बहुत बार बनेगा, इब्न बतूता। क्या नाम है इसका मेरे प्यारे बच्चों? इब्न बतूता नाम है, इब्न बतूता। मोरक्को का यात्री था ये, मोरक्को का यात्री, और ये आया मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, है ना। यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया, दिल्ली आया, और किताब उल रेहला इसकी रचना है, ठीक है। किताब उल रेहला इसकी रचना है, और इसको पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया, और बाद में इसको चीन में सुल्तान का राजदूत बना के भेजा। तो ध्यान रखिएगा, चीन में सुल्तान का राजदूत, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत चीन में कौन था? इब्न बतूता था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री, है ना। इसकी पुस्तक है बहुत फेमस, किताब उल रेहला। क्या पुस्तक का नाम है? किताब उल रेहला। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का इसमें वर्णन है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था प्रचलित थी। ये किस किताब में दिया गया है? किताब उल रेहला में। ये किसकी किताब है? इब्न बतूता की। इब्न बतूता किसके समय भारत में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको अपना काजी नियुक्त किया और बाद में अपना राजदूत बना के चीन भेजा। इतनी बात याद रखेंगे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्रोह को दबाने गुजरात से जब जो है भ्रमण कर रहा था, गुजरात से प्रस्थान कर रहा था और सिंध की ओर जा रहा था दुश्मन को मारने, रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु हुई मोहम्मद बिन तुगलक की, तो बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। क्या कहा बदायूं ने? कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक मर गया, क्योंकि ये जब तक रहा, पढ़ा लिखा था, प्रयोग करते रहा, प्रयोग गड़बड़ होते रहे, प्रजा को परेशानी होती रही और स्वयं इसको भी दिक्कतें होती रही प्रजा के कारण। तो इसके बारे में कहा गया कि जब ये मर गया तो प्रजा को इससे और इसको प्रजा से मुक्ति मिल गई। ये कथन कहा बदायूनी ने। और ये पूछ लेता है सीधे सीधे कि एमबीटी के बारे में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कथन किसका है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कथन है बदायूनी का। अब आ जाओ फिरोज शाह तुगलक पे। फिरोज शाह तुगलक जो है इसका मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, है ना। फिरोज शाह तुगलक बहुत जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है, और ये सत्ता में आया। और इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बहुत शानदार शासक और बहुत इसने निर्माण कार्य और बहुत सारे कार्य कराए। फिरोज शाह तुगलक ये गुलामों का शौकीन था, इसे गुलाम रखना पसंद था, तो इसने एक अलग से गुलाम विभाग बनाया हुआ था, गुलामों का विभाग, जिसको कहते थे दीवाने बंदगान। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं?
दीवाने बंदगान कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान क्या है? गुलामों का विभाग है, क्योंकि गुलामों का शौकीन था फिरोज शाह तुगलक। पहली बात। दूसरी बात, राज्य के खर्च पर हज भेजने वाला, अपने यहाँ के निवासियों को राज्य के खर्च पर हज भेजने का, जो आज भी चलता है, हज की यात्रा राज्य के खर्च पे कराई जाती है, ये उस समय फिरोज शाह तुगलक करा रहा था अपने यहाँ के नागरिकों को राज्य के खर्च पर हज। इसने दीवाने खैरात खोला हुआ था। ध्यान रखिएगा कितने सारे विभाग हैं। दीवाने खैरात, और इससे क्या होता था? आर्थिक मदद करता था। ये गरीबों की, वंचितों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, मुस्लिमों की मदद करता था, उनको जो है ये दान देता था। तो इसका नाम रखा गया विभाग का दीवाने खैरात। ठीक है, दीवाने खैरात याद रखेंगे। फिर दारुल सफा, दारुल सफा याद रखेंगे। दारुल सफा ये एक खैराती अस्पताल था, जहां पे निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मिलती थी प्यारे बच्चों। दारुल सफा खैराती अस्पताल है, मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती थी। रोजगार दफ्तर बनवाए हुए थे इसने, ताकि बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके, है ना। तो आप लोगों को फिरोज शाह तुगलक के समय पे जो है जन्म लेना चाहिए था। देखिए कितने कितने जो है इसके विभाग हैं। दारुल सफा नाम का खैराती अस्पताल, रोजगार दफ्तर, दीवाने खैरात, जहां पे लोगों को दान दिया जाता था, जरूरतमंदों को। राज्य के खर्च पे हज का भी इंतजाम था। दीवाने बंदगान था, जहां गुलामों का जो है शौकीन था ये, और गुलामों का एक विभाग था दीवाने बंदगान। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक जिसने सिंचाई पर भी कर लगा दिया, सिंचाई कर लगाया, और उसका नाम था हक ए शर्ब। क्या नाम था? हक ए शर्ब। शर्ब माने सिंचाई, समझिए, फसल, है ना। सर्ब, हक ए सर्ब, तो सर्ब पे हक क्या है? खर्च है, कर है, सिंचाई कर। और ये कितना था? तो 1/10 था मेरे प्यारे बच्चों। ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है, हके सर्ब क्या था? तो हके सर्ब सिंचाई कर था, जो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जनता पे लगाया था, किसानों पे सिंचाई कर। 1/10 ये कुल जो है लगता था हके सर्ब। इतनी बात आपको फिरोज शाह तुगलक से याद रखेंगे। साथ ही साथ याद रखेंगे कि इसका जो है बागवानी का इतना ज्यादा शौक था कि 1200 बाग अपने जो है जीवन काल में इसने लगवाए। फिरोज शाह तुगलक ने, कौन है ये? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भी जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुर, 5 इसने शहर बनाए। इसने कम से कम जो है 300 नगरों की स्थापना की थी। कितने? 300 नगरों की स्थापना। उसमें 5 शहर प्रमुख हैं। जौनपुर, जो जौना खां के नाम पे पड़ा है, जौनपुर। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था, ठीक है, तो उसके नाम पे जौनपुर पड़ा। इसका नाम जौना खां की याद में, अपने भाई जौना खां की याद में इसने बनवाया था जौनपुर शहर। ध्यान रखिएगा, आज का उत्तर प्रदेश का जौनपुर, ठीक है। फिरोजाबाद, कांच की चूड़ियां, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने अपने नाम पे। हिसार, फतेहाबाद और फिरोजपुर, ये 5 शहर नाम याद रखिएगा। जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, ये बनवाए फिरोज शाह तुगलक ने। अनुवाद विभाग था इसका एक, ठीक है, तो ये अनुवाद विभाग भी बनाया हुआ था। देख रहे हो कितने विभाग हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पीडब्ल्यूडी विभाग है ना, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो आज चलते हैं, इसने उस समय लोक निर्माण विभाग, है ना, लोक निर्माण विभाग उस समय बनवाया हुआ था फिरोज शाह तुगलक ने। पीडब्ल्यूडी विभाग, जिसके तहत नहरें बनाई गई, 5 बहुत बड़ी बड़ी नहरें इसने बनाई, और उसके अतिरिक्त 300 नगर बनाए। 300 नगरों में 5 शहर प्रमुख हैं, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद और फिरोजपुर, ठीक है। और 300 नगर बनवाए, जिसमें 505 मैंने बता दिए, नहरें बनवाई बहुत सारी, 5 इसमें बड़ी नहरें थी। फिरोज शाह तुगलक का एक और महत्वपूर्ण कार्य जो आपको याद रखना है, ब्राह्मणों पर जजिया कर। ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ब्राह्मणों पर जजिया कर की शुरुआत कर दी फिरोज शाह तुगलक ने, और ये लगातार लगते रहेगा, हटते रहेगा, क्वेश्चन यहां से बनता है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया है। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, अनुवाद विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, है ना, फिर इसने हके शर्ब, उसके बाद इसने दीवाने बंदगान यानी जो गुलामों के लिए, उसके बाद इसने दारुल सफा अस्पताल, है ना, इसने राज्य के खर्च पे हज भेजना शुरू किया लोगों को, उसके बाद दीवाने खैरात, रोजगार दफ्तर, ठीक है, ये सारी चीजें इसने की। तो ये ध्यान रखना है आपको। अनुवाद विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग में बता चुका हूं, 5 शहर बता चुका हूं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में और 2 महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे बच्चों। दीवाने विजारत, दीवाने विराजत, विजारत जो है भवन निर्माण के लिए विभाग था। दीवाने विजारत ये किसके लिए? भवन निर्माण के लिए। इनका मुख्य आर्किटेक्ट था, जो बनाता था ये सब बिल्डिंग्स, जो शहर बसाए जिसने,
वो था मलिक गाजी सहना। क्या नाम है? मलिक गाजी सहना, ये नाम याद रखिएगा। ये मुख्य आर्किटेक्ट था फिरोज शाह तुगलक का, मलिक गाजी सहना। इसके बारे में एक और फैक्ट पूछ लिया जाता है, कौन शासक था जो अशोक के दो स्तंभों को दिल्ली ले गया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ही था मेरे साथ साथियों। मेरठ और टोपरा नामक जगहों से, मेरठ व टोपरा से दो अशोक स्तंभों को ये दिल्ली ले आया था फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि मेरठ जगह और टोपरा उत्तर प्रदेश में है, तो अशोक के दो स्तंभों को ये दिल्ली ले आया फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में अब जो है इतना याद रखेंगे। इसके बाद फिर आता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद आया अगला शासक। इसी के समय होगा तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में। और ये इतना सीधा था नासिरुद्दीन महमूद कि ये भाई जो है कुरान बेच बेच के अपना खर्चा चलाता था। तो आपसे पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन, कौन था तुगलक वंश का शासन या कौन सुल्तान था जो अपना खर्चा भी कुरान बेच के चलाता था? तो वो नासिरुद्दीन महमूद था। तैमूर लंग का आक्रमण होगा इसके समय 1398 में, और यही दिल्ली सल्तनत और सल्तनत काल भी पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है सैयद वंश शुरू होता है। सैयद वंश हम अगली क्लास में देखेंगे। इसके बारे में कथन है कि सल्तनत जो थी नासिरुद्दीन महमूद के समय, वो दिल्ली से पालम तक थी, है ना। इसके बारे में कथन है कि इनकी जो सल्तनत है वो दिल्ली से पालम तक थी। पालम दिल्ली में ही जगह है, तो दिल्ली से ही शुरू, दिल्ली में ही खत्म हो जाती थी। पालम हवाई अड्डा आपने सुना होगा, दिल्ली में ही है। तो बहुत छोटी सी सल्तनत बची थी, और नासिरुद्दीन महमूद के बाद वो भी खत्म हो गई। तैमूर का आक्रमण होता है। पूछता है क्वेश्चन, तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय हुआ? तो नासिरुद्दीन महमूद के समय। किस वंश के समय हुआ? तो तुगलक वंश के समय। इतनी बात याद रखेंगे। कल की क्लास में फिर हम देखेंगे सैयद वंश को। वीडियो पसंद आई तो शेयर लाइक करना मत भूलिएगा, और देखते रहिए क्रैक नाउ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। जय हिंद।